एंगल ठीक नहीं। ये तो पर्सनल आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी अधिकारियों को मेरा अभिनंदन करती हूँ। फेस नहीं आ रहा इस पे। थोड़ा ऊपर करते हैं। तुम पीछे रख दो। पीछे से फिर आवाज। हम सभी समय की कमी का सामना करते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि सबके मन में एक ख्याल है कि योग और वो भी एक बंद कमरे में कैसे किया जाएगा। तो मुझे लगता है स्ट्रेंथ किसी वजह से यहाँ कम नहीं है, क्योंकि योग के नाम से ही सब पूरा घबराते हैं कि योग कैसे करेंगे, हमारे पास तो समय ही नहीं है। तो हो गया आज 21 जून 2016 हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए। 27 सितंबर 2014 को मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में आह्वान किया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए। 11 दिसंबर 2014 को 193 संयुक्त राष्ट्र महासभा के सदस्य और बाकी 117 अन्य देशों के, जिसमें मुस्लिम राष्ट्र भी शामिल हैं, 21 जून प्रतिवर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने का एक फैसला लिया, संकल्प लिया कि हम सभी देश, चाहे उसमें इस्लामिक देश हो या अन्य राष्ट्र भी हों, सभी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाएंगे। तो मैं मोदी जी का भी धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने योग की हमारी इस परंपरा को पूरे विश्व में, पूरे परचम के तले लहराया। और आप सभी का भी धन्यवाद मैं करती हूँ कि आप सभी ने अपने व्यस्त जीवन से कुछ समय निकालकर यहाँ मेरा हौसला अफजाई किया। धन्यवाद। योग का महत्व। कुर्सी पर बैठकर योग करना बड़ा मुश्किल है। आपके मन में एक शंका होगी कि कुर्सी में बैठ रहे हैं, कैसे योग कैसे हो गए। तो मैंने अपने जीवन में सीखा है, मैं वो चीज़ें आपसे शेयर करना चाहूँगी, वो चीज़ें बताना चाहूँगी जो कि हम कुर्सी पर बैठकर या कमरे में बैठकर या हम अपने दैनिक जीवन में किस तरह से योग का सहारा लेकर अपने आप को बीमारियों से मुक्त रख सकते हैं और स्वस्थ भी रख सकते हैं। तो योग का हमारे जीवन में क्या महत्व है और योग द्वारा तनाव मुक्ति कैसे संभव है, तो आप सभी का आशीर्वाद चाहूंगी, प्यार चाहूंगी। योग का महत्व। योग करने के लिए, योग किस लिए किया जाता है? योग का मतलब होता है जोड़ना, अपने आप को परमात्मा से जोड़ना, आत्मा का परमात्मा से मिलन। तो उसमें सबसे पहले क्या किया जाता है? प्रार्थना की जाती है। तो मेरी आपसे गुजारिश है, सभी हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग्यः भवेत्। ओम शांति शांति शांति। इस संसार में कोई भी दुखी न रहे, सभी सुखी रहें, सभी खुश रहें, कोई बीमार ना हो, किसी को बुरा कुछ देखना ना पड़े, सभी कुछ अच्छा देखें, कोई भी दुख में ना हो। ओम शांति शांति शांति। योग परिचय एवं इतिहास। योग प्राचीन भारतीय एक परंपरा है जिसके कि जो प्रारंभ है कहां से हुआ। भगवान शिव योग के आदि गुरु या आचार्य माने जाते हैं।
उन्होंने यह ज्ञान सप्त ऋषियों को दिया और सप्त ऋषियों ने और अगस्त ऋषि ने भारत में, न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में इस योग परंपरा को आगे फैलाया। श्रुति परंपरा के अनुसार है, लिखित में हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है जिसका कि हम ये कह सके कि हमारे पास ये लिखित में है, क्योंकि हमारी भारतीय परंपरा रही है आपसे किसी और ने सुना, उससे किसी और ने सुना और आगे आगे वो चीजें बढ़ती है। योग शब्द क्या है? जोड़ना। संस्कृत में यज धातु से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है जोड़ना, आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ना, हमें प्रकृति के साथ जोड़ना, ताकि हम उस प्रकृति से एकाकार कर सके। हम ब्रह्मांड कितना बड़ा है आपको पता होगा, लेकिन हम उस अणु के भी बहुत मतलब 100वां हिस्सा या 1000वां हिस्सा करेंगे तो हम वो भी नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? अहम, मैं खत्म नहीं होती है। तो जो ये जब हम योग करते हैं तो मैं का विनाश होता है, अहम से हम में आ जाते हैं, एकाकार हो जाता है। नेक्स्ट, तनाव, संक्षिप्त परिचय। अब तनाव के लिए तो मेरा ख्याल है किसी को भी बताने की आवश्यकता नहीं है कि तनाव क्या है और कैसे होता है। आप सभी डे टू डे लाइफ में, रोज की दिनचर्या में देखते होंगे, सभी अब छोटे से बच्चे से लेकर बड़े तक एक गृहिणी को भी तनाव का सामना करना पड़ता है, और नौकरी पेशा महिला के लिए तो और भी ज्यादा परेशानियों का सबब बन गया। हर व्यक्ति आज तनाव में जीता है। बहुत सारे रिश्ते हैं, बांधव हैं, बंधुओं का मेला है, लेकिन हर शख्स अकेला है। सबसे बड़ा कारण क्या है? आइसोलेशन, सब अकेले हैं। और जैसे ही हम योग की बात करते हैं तो आपस में लोग जुड़ना शुरू कर देते हैं। आपने देखा पहला जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, 35,000 लोगों ने राजपथ पर किया, सब इकट्ठा हुए। सिर्फ योग ही नहीं किया उन्होंने, आपस में एक दूसरे का हालचाल भी पूछा, एक दूसरे से दुआ सलाम भी की। तो योग जो है आपस में समाज में सौहार्द उत्पन्न करता है, आपसी भाईचारा उत्पन्न करता है, शांति उत्पन्न करता है। ये किसी धर्म विशेष का नहीं है, ये मानव मात्र के कल्याण के लिए है। बहुत से अभी थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल कर दिया है कि जी ओम का उच्चारण किया जा रहा है तो ये धर्म से संबंधित है, हम ओम का उच्चारण नहीं करेंगे। दैट इज डिफरेंट थिंग। ओम मानव कल्याण के लिए है। तनाव, तनाव 3 तरह से होता है। 3 प्रकार के लोग होते हैं दुनिया में। एक वो जो भूतकाल में जीते हैं, भूतकाल की बातों को लेकर या भूतकाल के अपने जीवन को लेकर दुखी रहते हैं, बहुत ज्यादा दुखी रहते हैं कि पीछे पास्ट में ये हो गया, पास्ट में वो हो गया, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ। क्या हम उसे बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते। जब बीते हुए कल में हम रंज मात्र भी बदलाव नहीं कर सकते हैं तो उस पर सोच विचार करने से क्या फायदा? आज में जो हम अपनी एनर्जी, अपना जो ऊर्जा जो हम लगा रहे हैं बीती हुई बातों को उलझे हुए हैं, उसी से अगर हम वो अपनी ऊर्जा अगर हम वर्तमान में लगाएं तो हम कहां से कहां पहुंच सकते हैं। लेकिन लोग उलझे हुए हैं अपनी पुरानी बातों में। दूसरे तरह के लोग होते हैं जो भविष्य काल की चिंताओं को लेकर डरते रहते हैं, ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, वैसा हो जाएगा तो क्या होगा। बच्चे का एग्जाम पास करना है, एग्जाम तो पास हो गया लेकिन एडमिशन नहीं होगा, एडमिशन हो जाएगा तो पता नहीं उसको सही उसकी डिजायर पूरी होगी नहीं होगी, या उसको सही से जो भी वो सब्जेक्ट लेना चाहता है उसको मिलेगा नहीं मिलेगा। बहुत सारी बातें, न केवल पढ़ाई के क्षेत्र में बल्कि दैनिक जीवन में भी बहुत सारी अपेक्षाओं को हम पूरा नहीं कर पाते हैं, उन अपेक्षाओं में हम फंसे रहते हैं और अपने से ज्यादा कुछ हम अपेक्षाएं रख लेते हैं। ये भी एक कारण है तनाव का। और कई बार चलो अपने से ज्यादा हमने अपेक्षाएं नहीं भी रखी हैं तब भी हम उस तनाव में गिर जाते हैं। अब अगर कोई ये कहे, मुझसे कहे या किसी और से कहे कि तनाव ना हो, ऐसे कोई तरीका बताइए, ऐसी कोई दवा बताइए जिससे तनाव खत्म हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता। जीवन प्रकृति की तरह है, जैसे प्रकृति में आप देखिए हर मौसम आता है, कभी गर्मी है, कभी बरसात है, कभी सर्दी है। तो ऐसे ही हमारे जीवन में भी सर्दी गर्मी बरसात आती है और उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जरूरत इस बात की है कि उन तनाव के क्षणों में हम अपने आप को किस तरह शांत रखें। मानव जीवन का मानव जीव जो है शांत रहना चाहता है। आप जितने भी धार्मिक उसमें जाते होंगे, प्रवचन वगैरह सुनते होंगे, आप देखते होंगे कि हम शांत स्वरूप हैं, हम शांति चाहते हैं। तो शांति कैसे मिलेगी? जब हम अंदर से शांत नहीं है तो बाहर वालों को कैसे शांत करेंगे? सबसे पहले हमारी खुद की अंदरूनी जो शक्ति है वह शांत नहीं है, वह उथल पुथल है। जैसे कि गर्म पानी उबल रहा है, उसमें हम अपना प्रतिबिंब नहीं देख सकते,
जब पानी शांत हो जाता है तब हम उसमें अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं। और गर्म पानी भी कोई नहीं पीना चाहता, सब शांत जल पीना चाहते हैं, ठंडा पानी पीना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि शांति चाहिए उनको। तो योग के द्वारा हम किस तरह से शांत रह सकते हैं, ये मैं थोड़ा सा कोशिश करूंगी। तीसरी तरह के लोग होते हैं जो वर्तमान में जीते हैं। ठीक है, आज है, ये नहीं है कि वो मतलब भविष्य के लिए कोई योजना नहीं बनाते या भविष्य के बारे में कोई विचार नहीं करते, करते हैं, भविष्य के बारे में भी योजना बनाते हैं, लेकिन ना तो भूत का पछतावा न भविष्य का डर, वर्तमान में जीते हैं। और मुझे लगता है कि आज का समय ऐसा आ गया है जिसमें कि हमें वर्तमान में जीने की आदत डाल देनी चाहिए। तभी हम इतनी बीमारियों से, तनाव से, जो झंझावात हमारे दिल दिमाग में चल रहे हैं, उनसे हम मुक्ति पा सकते हैं। योग द्वारा तनाव मुक्ति। योग अभ्यास द्वारा जब हम योग अभ्यास करते हैं, योग अभ्यास का मतलब ये नहीं कि हमने हाथ पैर चलाया योग हो गया, इधर हमने इधर हाथ किया, ये हाथ किया, एक्सरसाइज किया, हो गया। योग का मतलब व्यायाम नहीं है। अगर योग का मतलब व्यायाम ही होता तो सब लोग जिम में चले जाते। जिम में भी तो एक्सरसाइज करते हैं, जाते हैं लोग, बंद कमरे में एसी में वहाँ एक्सरसाइज की और थोड़ा अपने मसल्स बढ़ाए। लेकिन योग का मतलब मसल्स बढ़ाना नहीं है। योग का मतलब है स्वास्थ्य प्रदान करना, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और भावनात्मक स्तर पर शांति, सुदृढ़ता। जब चारों स्तर पर हमें शांति मिलती है, चारों स्तर पर हमारी उन्नति होती है, तो हमारा व्यक्तित्व और निखरता है और हम हर परिस्थिति से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। योग हमें सुदृढ़ बनाता है। योग में 4 प्रकार हैं। आसन के द्वारा हम योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, स्वर विज्ञान है और मुद्रा विज्ञान। अब जहां तक मैं समझती हूँ, आसन और प्राणायाम के बारे में बहुत ज्यादा प्रचार और प्रसार किया गया है और हुआ भी है, और लोग चाहते हैं कि हाँ ये आसन है, ये प्राणायाम है, और जानकारी भी काफी लोगों को हो गई है, तो लोग अपना प्रैक्टिस शुरू कर दिया है। लेकिन जो नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए थोड़ी समस्या है। सुबह जल्दी उठना संभव नहीं है, क्योंकि आधुनिक जीवन की एक थोड़ी सी प्रक्रिया बन गई कि रात को देर तक सोना है, तो सुबह जल्दी कैसे उठेंगे, या बहुत सारे ऐसे हमने अपनी जिम्मेदारियां इतनी हो रखी हैं। पहले के टाइम में क्या होता था, सब जल्दी सो जाते थे, जल्दी खाना खाते थे, जल्दी सो जाते थे। ये लैपटॉप, मोबाइल, कंप्यूटर्स ये सब नहीं थे, तो समय का हमारे पास सही सदुपयोग होता था। अभी ऐसा नहीं है कि ये सब चीजें आप इस्तेमाल ना करें, वो हमारे अगर हम इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वक्त से पीछे रह जाएंगे। मैं ये भी नहीं चाहती, इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसी चीजें भी हमें पता होनी चाहिए जो कि हम कुर्सी में बैठे बैठे कर सकते हैं, अपने घर में बैठे बैठे कर सकते हैं, रास्ते में चलते चलते कर सकते हैं। तो मेरा आज ये प्रयास रहेगा कि मैं स्वर विज्ञान और मुद्रा विज्ञान पर ज्यादा अपने विचारों पर थोड़ा सा उन पर ध्यान रहेगा। योग किस तरह से किया जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, आसन है, प्राणायाम है और स्वर विज्ञान। आसन में 4 तरह से आसन किए जाते हैं। खड़े होकर आसन किए जाते हैं, जैसे ताड़ासन है, पर्वतासन है, ठीक है, ताड़ासन है, पर्वतासन है, गरुड़ासन है, इस तरह से त्रिकोणासन है, ये सब खड़े होकर किए जाने वाले आसन। दूसरी तरह के आसन है बैठ कर किए जाने वाले, जैसे पश्चिमोत्तानासन है, शशकासन है या शलभासन है, ये सब बैठ कर किए जाने वाले आसन। पीठ के ऊपर लेट कर किए जाने वाला आसन है पवन मुक्त आसन है और नौकासन है, इस तरह से। ऐसे ही कुछ आसन जो पेट के बल लेट कर किए जाते हैं, भुजंग आसन, भुजंग सर्प की तरह उठना, भुजंग आसन है। और आप लेट कर किए जाने वाले भी आसन कर सकते हैं, पेट के बल लेट कर करें, पीठ के बल लेट कर करें, बैठ कर करें, सभी आसन का अपना अपना एक प्रभाव है। नेक्स्ट है प्राणायाम। प्राणायाम में आप सभी लोग जानते हैं, कपालभाति करते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं, भस्त्रिका करते हैं, शीतली प्राणायाम है और उसके अलावा उज्जयी प्राणायाम है। अब थोड़ा सा उसके बारे में मैं ज़्यादा विस्तार में नहीं चाहूँगी, लेकिन थोड़ा सा बता देती हूँ। कपालभाति से हमारा ये वाला जितना भी सारा पोर्शन है, ये एक तरह से फैक्ट्री है हमारी। सारे जैसे किडनी है, यहाँ पर हमारे लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, पैंक्रियास है, लीवर है, ये सब जो है स्टिमुलेट हो जाते हैं।
जैसे ही हम कपालभाति करते हैं तो वह ब्लड सर्कुलेशन शुरू हो जाता है। ब्लड सर्कुलेशन शुरू हुआ, नस नाड़ियाँ खुली, बीमारी खत्म। नेक्स्ट है हमारा भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम में फेफड़ों का अच्छा व्यायाम हो जाता है। जैसे सांस को एकदम बाहर फेंकते हैं, जैसे ही सांस को बाहर फेंका, गंदी वायु बाहर गई। जितने प्रेशर से हम बाहर फेंकेंगे उतने प्रेशर से अंदर भी जाएगी। उसके लिए हमें कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं है। धीरे 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 वो एक रिदम बन जाएगा और आप भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम अपने आप में एक बहुत अच्छा प्राणायाम है। उसमें क्या है कि हम क्या करते हैं, कभी बाईं नासिका से श्वास लेते हैं, कभी दाईं नासिका से श्वास लेते हैं। ज्ञान मुद्रा। अच्छा हाँ, मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूँगी कि सभी ज्ञान मुद्रा में बैठ जाइए प्लीज। ज्ञान मुद्रा बना लीजिए, उसका आपको फायदा ही होगा। हथेली ऊपर रखें, हथेली ऐसे, क्योंकि इसके बारे में मैं थोड़ा सा वर्णन करूंगी आगे, तो अगर 10 मिनट पहले से बना लेंगे तो ज्यादा अच्छी बात है। जैसे हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं, बहुत सारे लोगों में समझ में नहीं आता है कि कैसे करते हैं। थोड़ा सा बता देती हूँ, ज्यादा का मेरे पास इतना समय नहीं है क्योंकि 1 घंटे का समय है और उसमें से भी 15 मिनट तो निकल गए। उल्टा हाथ ज्ञान मुद्रा में रखेंगे, इसे हम ज्ञान मुद्रा बोलते हैं। सीधे हाथ से 2 उंगलियां मोड़ेंगे, सीधे हाथ की 2, अंगूठे के साथ की 2 उंगलियां। अंगूठा दाहिने नथुने पर रखेंगे, गहरी सांस भरेंगे, फिर इस सांस को निकाल देंगे, फिर आगे जिससे निकालना था उसी से वापस सांस लेना है। फिर ऐसे। तो इस तरह से हम, अच्छा सांस का भी 3 तरीके से हम करते हैं, जिसको हम अगर हम उसकी भाषा में कहें, योग की भाषा में कहें तो पूरक। पूरक माने सांस को अंदर लेना, रेचक माने सांस को बाहर निकालना, और कुंभक माने सांस को रोक देना। तो सांस को हम अंदर भी रोक सकते हैं और उसको बाहर भी रोक सकते हैं। केवल्य कुंभक उसको बोला जाता है कि अगर हमने सांस को अंदर लिया और अंदर ही रोक लिया तो एक कुंभक हो गया, और सांस को बाहर निकाल दिया और बाहर ही रोक दिया, उसके बाद सांस को नहीं लिया तो वो भी एक कुंभक कहलाता है। 2 तरह का कुंभक है, बाह्य कुंभक और वैसे कुंभक। तो ये 3 तरह से हम कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट योग के नियम। अब यहाँ सबसे ज्यादा जो समस्या आके खड़ी होती है वो, जैसे अभी किसी ने पूछा कि उज्जयी प्राणायाम करना है तो कैसे करना है, या कैसे करना चाहिए, योग करने के लिए क्या क्या होना चाहिए। तो लोगों में थोड़ी सी कहीं कुछ शंका समाधान है, तो जितना मुझे जानकारी है उसके हिसाब से मैं बताती हूँ। तो योग के लिए सबसे जो उत्तम समय है वो मॉर्निंग का समय है, सुबह का समय है, प्रातः काल जो समय है सबसे उत्तम समय है। क्योंकि हमने रात को खाना खाया, 8 घंटे के बाद हमारे पास पूरा जो स्टमक, हमारा सारा जो सिस्टम है वो क्लीन हो गया। उसके बाद आराम से हम पेट खाली है, आराम से हम योग करें, प्राणायाम करें, मुद्रा करें, कुछ भी करें, सबसे बढ़िया बात। ठीक है, प्रातःकाल करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात क्या है कि एक उषा पान करना चाहिए। उषा पान का मतलब क्या है? उषा पान का मतलब है सुबह पानी पीना है। जनरली मैंने किसी से कहा कि पानी, अरे पानी क्यों पीना है सुबह सुबह, प्यास तो लगी नहीं होती है। प्यास के लिए नहीं पीना है। आपने देखिए क्या आप बिना नहाए ऑफिस आ जाते हैं? नहीं आते ना, क्यों? शरीर की सफाई जरूरी है ना, दिखने में अच्छा होना चाहिए। लेकिन जो अंदर है जिससे हमारी ऊर्जा मिल रही है उसको तो हमने धोया ही नहीं, उसको भी तो धोना जरूरी है। तो हमारी जो आंतें हैं, हमारी छोटी आंतें हैं, बड़ी आंतें हैं, उसको साफ कैसे करेंगे? कौन करेगा? उससे साफ कैसे करेंगे? और पानी जब हम पीते हैं तो वो पूरा सिस्टम क्लीन हो जाता है। और इसमें क्योंकि पहले तो क्या होता था, हम बुजुर्गों की बातों को मानते थे, उस पर उसके पीछे चलते थे। बुजुर्ग कहते थे सुबह उठाए बेटा पहले पानी पी के, बाकी काम बाद में। तो बिना ब्रश किए, बिना दातुन किए हम पानी पीते। अभी क्या है, भागदौड़ की जिंदगी है, बड़ों को भी नहीं पता छोटा क्या कर रहा है, छोटे को नहीं पता बड़ा क्या कर रहा है, सब अपने अपने कामों में लगे हैं। तो उठे, तैयार हो गए, चलो दफ्तर चले, कॉलेज चले, स्कूल चले। उषा पान करना चाहिए बिना ब्रश किए, बिना कुल्ला किए। क्यों? उसका एक रीजन मैं बता देती हूँ। हमारे शरीर में जो खाना पचाने के लिए जो HCl होता है, एसिड होता है, ठीक है, और वो एसिड इतना स्ट्रांग होता है कि अगर यहाँ डाल दिया जाए तो नीचे छेद हो जाएगा। लेकिन हमारी आंतें उसको पचा लेती हैं। धीरे 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 क्या होता है, वो एसिड बढ़ना शुरू हो जाता है एक उम्र के बाद। आपने देखा होगा जब आप छोटे होंगे, बचपन में कभी कोई बीमारी नहीं होगी। गैस्ट्रिक तो जानते ही नहीं क्या होता है। इवन मुझे भी याद है जब मैंने ज्वाइन किया, 87 की बात मैं बता रही हूँ, तो हमारे काफ़ी मतलब हमसे बड़ी एक महिला थी, वो लाइब्रेरी में लेटी है। मैंने कहा क्या हो गया? कहने लगे उनको गैस्ट्रिक हो रही है। मुझे बड़ा अजीब लगा, मैं मतलब बहुत कम उम्र की रही थी।
कि गैस्ट्रिक में कोई प्रॉब्लम है, गैस ही तो हो रही है, क्या प्रॉब्लम है गैस में? जो इतना आदमी मतलब बेहाल हो गया है कि वो लेटा है, किसी काम का नहीं है। तो गैस्ट्रिक अपने आप में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और आजकल के जीवन में हर व्यक्ति गैस्ट्रिक से पीड़ित है। तो जो सुबह जब हम पानी पीते हैं तो सबसे ज्यादा हमारे क्या है कि एक मुंह में हमारे 1 लाख ग्रंथियां हैं जो लार का प्रोडक्शन करती है। वो जो लार है वो क्षारीय है। हमारा जो शरीर है बहुत वैज्ञानिक है, जिसको कि अभी तक साइंटिफिक तरीके से पकड़ा नहीं जा सका है कि इसमें क्या क्या अनंत संभावनाएं, हमारे मस्तिष्क में भी अनंत संभावनाएं हैं। हम मुश्किल से मुश्किल काम कर सकते हैं। बचंद्री पाल हमारे जैसी है, पर्वतों पर चढ़ गई। कल्पना चावला हमारे जैसी है, अंतरिक्ष में चली गई। तो हर व्यक्ति में ये संभावनाएं हैं, जरूरत है उनको जगाने की, उनको ऊपर उठाने की और उनको समझने की हम उनको कैसे जगा सकते हैं। तो मैं बता रही थी आपको कि सुबह उषापान करना चाहिए। आप ये अपनी क्षमता के हिसाब से करना। जो बिल्कुल पानी नहीं पीते हैं वो शुरुआत में आधा गिलास पानी पीना। जो आधा गिलास पीते हैं वो बढ़ाकर 1 गिलास कर दें। जो 1 गिलास पीते हैं वो बढ़ाकर 1.5 कर दें, 2 कर दें, धीरे धीरे 4 गिलास तक पानी ले आइए। और पानी पीना कैसे है ये भी एक बात है। ऐसे पोतर क्या गटागट पानी पी लिया तो फायदा नहीं है, क्योंकि लार तो गई नहीं अंदर। क्योंकि हम पानी किस लिए ज्यादा पी रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो लार है वो अंदर जाए, जो क्षारीय तत्व है शरीर का वो अंदर जाए। हम खाने को इसलिए क्यों कहते हैं कि खाने को जरूर से ज्यादा से ज्यादा चबाना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि जितना ज्यादा चबाएंगे उतनी ज्यादा स्लाइवा जो है, लार है, वो मुंह में मिलेगी, खाने में मिलेगी, और खाने में मिलेगी तो अंदर जाएगी। तो दांतों का काम हाथों को नहीं करना पड़ेगा, दांतों का काम दांत ही करें तो ज्यादा अच्छा है। तो ज्यादा से ज्यादा लार अंदर लेनी है। लार के कुछ एक और भी फायदे बता देती हूँ। वैसे खैर इस टॉपिक से हटकर है, लेकिन क्योंकि बात आई है, लार अपने आप में एक मेडिसिन है। जैसे आपने देखा होगा कि जानवर कभी भी डॉक्टर के पास नहीं जाते। एक कुत्ता बिल्ली अगर बीमार हो जाते हैं तो या कुछ उनको चोट चपेट लग जाती है तो वो चाट के ठीक कर लेते हैं। देखा आपने कभी? वो कौन सी चोट वो ठीक नहीं कर पाता जो उसके सिर पे लगी है, क्योंकि सिर तक उसकी जीभ जाएगी। सिर पर अगर कोई घाव हो गया तो वो फिर भगवान ही मालिक, लेकिन पूरे शरीर में जहां तक उसकी जीभ जाती है वो उसको चाट के ठीक कर लेता है। किसी को भी सोराइसिस अगर हो गया, सोराइसिस अपने आप में एक स्किन की बहुत बड़ी बीमारी है जिससे कि बहुत सारे लोग पीड़ित होते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं कि इसको ठीक कैसे किया जाएगा। हमारे पास दवा, लेकिन हम भटक रहे हैं चारों तरफ। सुबह का स्लाइवा, अगर सोराइसिस के जो रैशेस पड़े हैं उस पर अगर लगाया जाए तो वो ठीक हो जाएगा। आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरे खुद के यहाँ हाथ जल गया था, बहुत ज्यादा जल गया था, इतना जल गया था कि वो काला काला लगता था। मुझे लगता था यार कोई बड़ी सी घड़ी पहनूं जिससे ये हाथ छिप जाए। हालांकि ऐसे मैं कुछ ज्यादा विचार रखती नहीं, लेकिन फिर भी कहीं लगता था यार धब्बा पूरा लगता है, हाथ में काला निशान है। तो काला निशान अगर है, व्हाइट निशान अगर है बॉडी पे, तो सुबह की लार लगाइए, ठीक हो जाएगा, स्किन में मिल जाएगा। आंखों की रोशनी के लिए बहुत अच्छी है लार। सुबह जैसे ही आप उठे, सुबह की लार जैसे थोड़ा सा लिया, आंख में लगाया, दूसरी फिंगर से लिया, दूसरी आंख में लगाया, उससे आपका चश्मा तक छूट जाएगा। और आंखों के जो छोटे मोटे रोग हैं वो तो होंगे ही। तो सुबह सुबह पानी पीजिए और खाने को इतना चबाइए जितने जिसके दांत हैं। जिसके 32 दांत है 32 बार चबाए, जिसके 28 दांत है बच्चा है 28 चबाए, 28 बार चबाए, जिसके 20 दांत है वो 20 बार चबाए। तो खाने को बहुत चबाइए, पानी को खाएं, पानी को धीरे धीरे पिए, सिप सिप करके पिए। एक घूंट पिया, मुंह में रखा, फिर पिया। बहुत करो तो घुमा भी सकते हो, मुंह में घुमा के पिएंगे तो जितनी ज्यादा लार प्रोडक्शन होगी, जितनी ज्यादा लार अंदर जाएगी, बॉडी का एसिड लेवल कम हो जाएगा। एसिड लेवल कम हो जाएगा तो हार्ट अटैक नहीं पड़ेगा। हार्ट अटैक अपने आप में कोई ऐसी बीमारी नहीं है। शरीर में एसिड लेवल बढ़ गया तो हार्ट अटैक हो गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। योग के नियम, तो सबसे पहले पानी पीना है। जब भी आपको प्राणायाम आसन करने हैं तो खुली हवा में करने हैं, चाहे आपकी गैलरी हो, घर के बाहर कोई गैलरी है, पार्क है। थोड़ा सूती वस्त्र पहने या अपनी इच्छा अनुसार जो भी आपके वस्त्र हैं, मतलब जिसमें कि आपको अगर आप कोई आसन वगैरह करते हैं तो उसमें कहीं कोई रुकावट ना आए, ढीले ढाले वस्त्र पहने। आसन जरूर बिछाएं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हमारी जो पृथ्वी है उसमें एक गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, वो हर चीज को अपनी ओर खींच देती है। तो आसन करके, प्राणायाम करने से जो भी हमें शक्ति मिली है वो सीधा नीचे जाएगी, फायदा नहीं हुआ। आसन इसलिए बिछाते हैं कि जैसे हमने आसन बिछाया तो जो शक्ति हमने ब्रह्मांड से प्राप्त की है वो हमें मिले। दूसरा,
जो ज़्यादा उम्र के लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनको बहुत हल्के फुल्के आसन करने चाहिए। उनके लिए आसन जरूरी नहीं, उनके लिए मालिश जरूरी है। क्योंकि 60 साल जैसे ना, अगर हम वर्ग बनाए तो 14 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनको छाती के रोग ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उनमें कफ की प्रधानता होती है। हमारा जो शरीर मानते हैं 5 तत्वों से तो बनाई है, उसके अलावा वात, पित्त और कफ 3 तरह के विकार होते हैं। उनकी वजह से ही सारा समस्याएं पैदा होती हैं। किसी के शरीर में वात बढ़ गया तो वात से संबंधित प्रॉब्लम हो जाएगी, कफ बढ़ गया तो कफ से संबंधित प्रॉब्लम हो जाएंगी, और अगर पित्त बढ़ गया तो पित्त से संबंधित प्रॉब्लम हो जाएगी। सारी बीमारियां कैटेगराइज हैं, लेकिन आज समय की थोड़ा कमी है तो मैं उतना नहीं बता पाऊंगी, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। जिनके यहाँ ज़्यादा ठंडक रहती है, बहुत जल्दी नजला जुकाम हो जाता है, बहुत जल्दी उनको अस्थमा का अटैक पड़ जाता है, उनके शरीर में कफ की प्रधानता है, कफ अधिक है, ठंडा है, ठंडक है शरीर। जिन लोगों को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, इसका मतलब उनमें पित्त की प्रधानता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं बड़ा कंफ्यूज रहते हैं, यहाँ जाऊँ वहाँ जाऊँ, ये करूँ वो करूँ, मतलब समझ नहीं आता उनको क्या करें। उनमें वात की प्रधानता है, मतलब वो एक जगह टिक कर नहीं बैठ पाती। जैसे वायु होती है ना, वायु का क्या स्वभाव है? वायु का स्वभाव है चलते रहना। वायु का स्वभाव है यहाँ यहाँ यहाँ, जहाँ जगह मिलेगी वहाँ चली जाए। तो ऐसे वात प्रधान जो व्यक्ति होते हैं उनमें क्या है, अस्थिरता होती है। तो जैसे जैसे आप अपने आस पड़ोस में देखेंगे तो आप महसूस करेंगे कि सच में ये बात सही है। कफ की प्रधानता वाले थोड़े ढीले ढाले मस्त होते हैं, हाथी की तरह। हाथी को देखा ना आपने चलते हुए, मस्ती से चलेगा आराम से, और वो थोड़ा गंभीरता से सोचते नहीं है, ऐसी बात है। और अगर वो किसी चीज को ठान ले तो करके भी मानते हैं, बड़ी दृढ़ता होती है। अच्छा, ये हो गया कि पानी वानी पीना है। थोड़ा सा मैंने योग के मतलब वात पित्त कफ के बारे में बताया। जितनी भी महिलाएं हैं उनका जो मासिक चक्र है उसके समय उन्हें योग प्राणायाम नहीं करना चाहिए, थोड़ा रेस्ट करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को अगर आसन करने भी हैं तो वो किसी कुशल विशेषज्ञ की देखरेख में या परामर्श के अनुसार करें। ऐसा नहीं है कि उनको बिल्कुल बेड रेस्ट बोल देते हैं कि जी बेड रेस्ट करो। आजकल क्या उल्टा हो रहा है, डॉक्टर्स बोल देते हैं कि अच्छा प्रेगनेंसी है, ठीक है बेड रेस्ट करो। मसल्स तो पूरा हुई नहीं तो सीधा सिजेरियन होगा। वैसे फिजिकल कोई काम है नहीं, बैठने का कुछ काम करना नहीं है लेडीज ने, सारा दिन कुर्सी पे बैठना है, तो सिजेरियन तो हुआ ही होगा ना। तो उनको आसन बताए जाते हैं, लेकिन उनकी शरीर की क्षमता, उम्र के हिसाब से और उनका जो वक्त चल रहा है उसके हिसाब से, तो किसी कुशल देखरेख की काम में करें। और बुजुर्गों के लिए मैं कहती हूँ या तो चलना चाहिए या थोड़ा मालिश वालिश करनी चाहिए। गंभीर रोगों को जैसे हृदय रोगी हैं या बीपी हाई वाले हैं, उनको मुश्किल वाले आसन और जो पैर उठाने वाले आसन है वो नहीं करने चाहिए, क्योंकि हर एक की शरीर की क्षमता और स्थिति अलग अलग है। ठीक, नेक्स्ट, सावधानियां क्या क्या बरतनी चाहिए। योग प्राणायाम करते समय सावधानियों का जरूर हमें ज्ञान होना चाहिए, हमें क्या करना और क्या नहीं करना। सावधानियों में क्या है, हमें वह आसन और प्राणायाम नहीं करना है जो हमने कभी आज तक किया ही नहीं। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने शीर्षासन कभी नहीं किया, तो पहले पैर तो उठाऊं या फिर अपनी कमर को उठाऊं थोड़ा, पहले थोड़ा धीरे धीरे, जैसे होता है ना धीरे धीरे गए मना धीरे सब कुछ होए। अब मैं पहले दिन ही अगर शीर्षासन कर लूंगी तो मैं तो लुढ़क जाऊंगी ना, गिर जाऊंगी। तो जो भी साधक हैं, जो भी योग प्राणायाम सीखना चाहते हैं, शुरुआत में मुश्किल आसन ना करें, पहले सूक्ष्म व्यायाम करें, अपने शरीर को थोड़ा टोन अप करें, देन उसके बाद प्राणायाम योग जो भी करें। और गंभीर रोगी, मेरी अपनी एक एडवाइस है, मुझे एक याद है, हमारे यहाँ पार्क में आया करते थे, बहुत बुजुर्ग थे बेचारे, उनको मुश्किल आसन कराए, उनको हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ गई, 2-3 दिन ऑपरेशन कराने पड़े। क्या फायदा योग का? अब उनके दिमाग में तो ये बैठ गया ना कि योग करने से मैं तो ज्यादा बीमार हो गया। एक्चुअल में वो योग करने से बीमार नहीं हुए, योग ने नहीं उनको बीमार किया, उन्होंने बिना जानकारी के वो आसन किए जो कि उनको नहीं करने चाहिए। नेक्स्ट, अब आसन के बारे में आप सभी जानते हैं, लेकिन सूर्य नमस्कार सारे आसनों का राजा है। आप देखिए सूर्य नमस्कार में आप सीधा भी खड़े हैं, ठीक है, हाथ जोड़कर खड़े हैं, तो अपनी मुद्रा भी बन गई, नमस्कार मुद्रा बन गई। फिर उसके बाद जैसे ही आप पीछे जाते हैं तो आपका जो मेरुदंड है, मेरुदंड का व्यायाम हो गया। जैसे ही आप नीचे झुकते हैं आपकी आगे झुकने वाली प्रक्रिया हो गई। और दूसरा जो चौथे नंबर का है, इस